अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको एक बात दावे से कहता हूँ कि आप आज नहीं तो कुछ सालों बाद इन्वेस्टिंग ज़रूर करेंगे तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत काम की बातें मिलेंगी और जब भी आप इन्वेस्टिंग करना शुरू करेंगे ये बातें आपको फ़ायदा देंगी ही देंगी। इस बारे में मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपको अमीर होना है तो या तो कुछ तीर मारना होगा जैसे बड़े बड़े अमीर लोगों ने मारा है, या फिर लंबे वक्त तक इन्वेस्टिंग करना होगी। अगर आपके दिमाग में लंबे वक्त तक इन्वेस्टिंग के लिए कोई रिजर्वेशन है, कोई सवाल है, तो उसके लिए एक वीडियो मैंने पहले बनाया है, उसको देख लीजिए, सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। बाकी आज की वीडियो में तो हम सिर्फ और सिर्फ ये बात करेंगे कि मिलेनियर बनने के लिए लंबे वक्त तक इन्वेस्टिंग की सबसे बेसिक टिप्स क्या हैं और क्या वो टिप्स आपको अमीर बना सकती हैं। लेकिन पूरा वीडियो ज़रूर देखना, नहीं तो बाद में कहोगे एपी सर आपने बताया पर समझ में को नहीं आया। आएगा भाई आएगा, समझ भी आएगा, पर जब पूरा वीडियो दिमाग के अंदर जाएगा तब समझ आएगा। अब बात करें मिलेनियर बनाने वाली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग टिप्स की, तो पहली टिप है सिर्फ वहाँ इन्वेस्ट करिए जिस सब्जेक्ट को आप अच्छी तरीके से समझते हैं, और अगर नहीं समझते तो पहले उस सब्जेक्ट को समझिए और फिर वहाँ इन्वेस्ट करिए। वॉरेन बुफे इस बारे में बहुत ही खूबसूरती से कहते हैं कि मैं किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट देखकर शायद उसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन अगर मैं उस कंपनी के काम को समझता हूँ और उसकी बैलेंस शीट को देखता हूँ तो मुझे सब समझ में आ जाएगा। इस बात को एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली किसी कंपनी के स्टॉक को खरीदते हैं, लेकिन आपको ये समझ नहीं है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूचर क्या होगा, क्या ये सफल होगी या नहीं होगी, इस बिजनेस को मेन स्ट्रीम में आने में कितना वक्त लगेगा। अगर आपको ये बातें पता नहीं है तो मुमकिन है कि आपको उस कंपनी पर भरोसा नहीं होगा और छोटे से डाउनफॉल पर भी आप सेल करके बाहर निकल जाएंगे और आपको इसमें लॉस ही लॉस होगा। लेकिन अगर आप समझते हैं कि ये तकनीक नई है, मार्केट बेस बनने में वक्त लगेगा, वक्त के साथ बैटरी बेहतर होगी, चार्जिंग सिस्टम बेहतर होंगे, हो सकता है फास्ट सोलर चार्जिंग जैसी कार भी आ जाए, और आप इस तकनीक के लिए खुद के नॉलेज को अपग्रेड करते रहते हैं, तो आपका भरोसा तकनीक या उस सब्जेक्ट में बना रहेगा और आप छोटे मोटे डाउनफॉल से डरेंगे नहीं बल्कि टिके रहेंगे और वहीं से आपको फ़ायदे भी मिलेंगे। तो पहली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग टिप है वहीं इन्वेस्ट करिए जिसे आप समझते हो। दूसरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग टिप ये है कि जब आप रिस्क लेते हैं तो उतना ही रिस्क लीजिए जितना आप खोने की हिम्मत रखते हो। फिर से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप आज भारत की किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ रिस्क भी बना ही रहेगा, क्योंकि हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित देशों के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर है। हमारे यहाँ चार्जिंग नेटवर्क उतने स्ट्रांग हो पाएंगे या नहीं अभी हमें पता नहीं, और अगर ये तकनीक अगले 10 सालों में डेवलप नहीं हो पाई तो शायद आपका इन्वेस्टमेंट आधा हो जाए या ख़त्म भी हो सकता है। मुझे यकीन है ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम बहुत तेज़ी से भविष्य में कदम रख रहे हैं और ये सिर्फ एक उदाहरण है। लेकिन नकारात्मक संभावना को देखा जाए तो इस सेक्टर में आपके इन्वेस्टमेंट के खोने का रिस्क भी बना रहेगा। अब अगर आप इस नुकसान को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो ये इन्वेस्टमेंट ना ही करिए, वही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि स्टॉक्स में पाने की संभावना भी है और खोने का डर भी। तो दूसरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग टिप सिंपल सी है, इन्वेस्ट कर रहे हैं तो खोने की हिम्मत भी रखिए। तीसरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग टिप भी बहुत ही सीधी है लेकिन प्रैक्टिकल है। आप अपने पैसे को अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करिए। जैसा कि वॉरेन बफे कहते हैं, अपने सारे अंडे एक ही बकेट में मत रखिए, और वो ये कहते हैं क्योंकि बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। अगर आप एक ही बकेट में अपने सारे अंडे रख देते हैं और ये बकेट किसी तरीके से गिर गई तो आपके अंडे बिखर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने अंडों को एक की जगह 4 बाल्टियों में रखते हैं तो इस बात की संभावना बहुत ही कम है कि आपकी चारों ही बाल्टियां गिर जाएं। अगर आपको कोई नुकसान होता है तो वो 1 या 2 बाल्टियों में होगा और बाकी की बाल्टियां सुरक्षित रहेंगी, और ये भी मुमकिन है कि उन सुरक्षित अंडों से मुर्गियां भी निकलें और उसके बाद और अंडे देकर आपके नुकसान की भरपाई कर दें, आपको फ़ायदा भी दें। अब इसे हम शेयर मार्केट की टर्म में समझें तो फिर से अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला उदाहरण ले लेते हैं। आपको भले ही इस बात का भरोसा हो कि इस सेक्टर में भविष्य में बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको अपना पूरा पैसा इसी सेक्टर में नहीं डाल देना चाहिए, बल्कि आपको ऐसे और सेक्टर एक्सप्लोर करना चाहिए जहां आपको फ़ायदे मिलने के चांसेज हो सकते हैं। हो सकता है ये नए सेक्टर हों, हो सकता है पुराने सेक्टर हों। यहाँ इंपॉर्टेंट सेक्टर नहीं है, डाइवर्सिटी है। मतलब अपने अंडों को अलग अलग बाल्टी में रखने में ही समझदारी है। इस तरह से अगर मान लीजिए एक सेक्टर ने ग्रोथ नहीं पकड़ी तो भी आपकी ग्रोथ होगी, ये बात तय है। तो इन्वेस्टिंग से मिलेनियर बनाने वाली तीसरी टिप है अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्टिंग से मिलेनियर बनने की चौथी टिप है
ऐसे स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्ट करना जो डिविडेंड या रिटर्न में ज़्यादा वैल्यू देते हैं। अब बहुत से लोग जो शेयर मार्केट में नए हैं वो ये कहेंगे कि ये क्या होता है भाई, हमको रिटर्न तो फिर भी समझ आ जाएगा पर डिविडेंड क्या है। तो रुको ज़रा, सब्र करो, बताता हूँ। जोक सपाट, आइए आपको समझाता हूँ। पहले बात करते हैं डिविडेंड की। तो ये ऐसा है कि कंपनी साल के अंत में जो फ़ायदा कमाती है तो उस फ़ायदे का एक हिस्सा अपने शेयर धारकों को दे देती है। यही हिस्सा डिविडेंड होता है। अगर आप उदाहरण के लिए एक कंपनी को लेते हैं जिसके कुल मिलाकर के 10 लाख शेयर हैं और कंपनी को 10 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ है। अब कंपनी कहती है कि हम अपने फ़ायदे का 30% यानी कि 3 लाख रुपया डिविडेंड में दे देंगे। तो हर शेयर होल्डर को एक शेयर पर 30 पैसे मिलेंगे। जो शेयर की कीमत बढ़ रही है वो तो है ही। यहाँ ये गणित कंपनीज के हिसाब से थोड़ा और पेचीदा हो सकता है, लेकिन मूल भावना यही रहती है। अब बात करें रिटर्न की, तो ये सीधा सा गणित है कि जिस शेयर की वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ सके वो उतना ज़्यादा रिटर्न देगा। मान लीजिए कि आपने एक स्टॉक 100 रुपये में ख़रीदा और अगले साल आज ही के दिन इसकी कीमत 130 रुपये हो गई, तो ये शेयर आपको एक साल में 30% का रिटर्न वैल्यू देने वाला हो गया है। तो इन्वेस्टिंग से अमीर होने के लिए, मिलेनियर बनने के लिए चौथी टिप है ज़्यादा डिविडेंड और रिटर्न देने वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना। इन्वेस्टिंग से मिलेनियर बनने की पांचवी टिप है कभी भी पैनिक सेलिंग और ग्रीडी बाइंग नहीं करना। ये एक बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है कि जो कच्चे शेयर इन्वेस्टर होते हैं वो अपने ज़्यादातर फैसले या तो लालच से लेते हैं या डर से, और यही दो गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, शेयर मार्केट में हमेशा ही अप और डाउन आएंगे। कई बार ऐसे मौके आएंगे जब आपको लगेगा कि सब ऊपर जा रहा है। जिस शेयर की कीमत कल या परसों तक 50 रुपये थी, आज वो 350 रुपये की हो गई। कल तक इंतजार करा तो उसकी कीमत तो 400 रुपये हो गई और अब आपको लालच आएगा, यार इस शेयर की कीमत तो बहुत फाड़ हो रही है, बहुत ऊपर जाएगा ये, और आप लालच में आकर इसके शेयर एक्चुअल वैल्यू से बहुत ज़्यादा कीमत में ख़रीद लेते हैं, और यही होती है ग्रीडी बाइंग। अब इस शेयर के दाम थोड़े से बढ़े, आपने सोचा और बढ़ेंगे, लेकिन मार्केट में करेक्शन आना शुरू हुआ, शेयर अपनी औकात पर आने लगा। जिस शेयर की कीमत कल तक 535 रुपये थी, आज 470 हो गई, और आपने इसे 480 रुपये पर ख़रीदा था, तो आपको लगता है एक दिन की बात है, फिर से ऊपर जाएगा। लेकिन अगले दिन एक और डिप आता है और आपको डर लगता है कहीं सब बर्बाद ना हो जाए, और आप डर के बेच देते हैं। यही होती है पैनिक सेलिंग। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि जो उदाहरण मैंने दिए हैं वही सिचुएशन हो, यहाँ बहुत सारे वेरिएशन हो सकते हैं। लेकिन जब आप लालच में आकर के कोई ख़रीदी करते हैं तो वो ग्रीडी बाइंग होती है, और जहाँ डर के कारण आप शेयर बेच देते हैं वही पैनिक सेलिंग होती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस तरीके की गलती नहीं करते, वो हमेशा ही समझदारी से इन्वेस्ट करते हैं। वो अपने इन्वेस्टमेंट पर भरोसा करते हैं और उसे होल्ड करते हैं, और इसके साथ ही ज़रूरी यह है कि वो ओवर प्राइस कुछ भी नहीं खरीदते। इन्वेस्टिंग से मिलेनियर बनने के लिए जो छठी टिप है वो है एक प्लान बनाना, उस प्लान पर टिके रहना और लगातार आगे बढ़ते रहना। अब ये कैसे करना है, तो ये बहुत ही सिंपल सा रूल है। पहले आप ये सोच लीजिए कि हर महीने मुझे अपनी सेविंग के इतने प्रतिशत पैसे को स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते जाना है, और इसको अभी टच नहीं करना है, इनफैक्ट कभी भी टच नहीं करना है। अब इसके बाद 4-5 अलग अलग सेगमेंट को चुन लीजिए, जैसे कि एक व्हीकल हो गया, एक फार्मा हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, बैंकिंग हो गया, एविएशन हो गया, FMCG हो गया। ये सिर्फ उदाहरण है। आपको ऐसे सेक्टर लेना है जिनकी आपको समझ हो या जिनको आप आसानी से समझ सकते हो। इन सेक्टर में आप कुछ स्टॉक्स या कंपनीज को चुन लीजिए जहां आप लॉन्ग टर्म के लिए भरोसा कर सकते हैं, और हर महीने थोड़ा थोड़ा अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते जाइए। अगर वो मुमकिन नहीं है तो एक महीने एक सेक्टर में इन्वेस्ट करिए, दूसरे महीने दूसरे में, तीसरे महीने तीसरे में, और ये प्रोसेस आपको आगे भी फॉलो करते रहना है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको यही प्लान बनाना है जो मैंने बताया है, आपको अपनी समझदारी से अपना प्लान बनाना है। आपको अपने बनाए हुए प्लान पर भरोसा करना है और बिना किसी डर या चिंता के उस भरोसे पर हर महीने और भरोसा करते हुए आगे बढ़ते रहना है। इस तरीके से प्लान बनाकर आगे बढ़ने पर शायद आपको शुरू में कोई फ़ायदा ना दिखे, लेकिन नुकसान होने के चांसेज ऑलमोस्ट जीरो होंगे। और आप जब लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते रहेंगे तो आपको ये टिप मिलेनियर बना देगी, ये बात भी तय है, तो इसका ध्यान जरूर रखिए। और जो सातवीं लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी टिप है उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई लोग ये गलती करते हैं और बर्बाद भी होते हैं। ये टिप है सारा कंट्रोल अपने हाथों में रखना। कई बार नए शेयर इन्वेस्टर सोचते हैं कि हम करेंगे तो कहीं कोई गलती ना कर दें, चलो इसीलिए हम किसी और से करवाते हैं। हमारे पास अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो किसी दोस्त की या रिश्तेदार की मदद ले लेते हैं।
तो कुछ लोग किसी दोस्त या रिश्तेदार से कहेंगे, भाई हमारे 5,000 रुपये हैं, इन्वेस्ट कर दो। कुछ लोग किसी कंपनी के झांसे में आ जाएंगे और उनको अपने पैसे दे देंगे और इस उम्मीद से देंगे कि ये लोग आपके पैसे को उनके नाम से इन्वेस्ट करके आपको फ़ायदा दिलाएंगे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, दुनिया में हर इंसान, हर कंपनी, हर व्यक्ति पहले अपना फ़ायदा देखेगा, फिर आपका फ़ायदा देखेगा। अगर उनका फ़ायदा हो रहा है तो आपका नुकसान उनके लिए कोई मायने नहीं रखता और वो गलत हैं भी नहीं। आप भी अगर उनको पैसे देने की बात कर रहे हैं तो अपने भले के लिए दे रहे हैं, अपनी लालच से दे रहे हैं, पर ये एक गलती कर रहे हैं। आप सोचिए, किसी रिश्तेदार को आपने हर महीने 3,000 रुपये 5 सालों के लिए दिए। वो हर महीने इस पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है। अब इस पैसे से रिटर्न भी मिल रहा है और 5 साल के बाद 1,50,000 से ज़्यादा का तो मूल अमाउंट हो गया और उस पर रिटर्न मिलते हुए यही पैसा करीब करीब 5 लाख हो गया। तो क्या आपका रिश्तेदार आपको वो 5 लाख रुपए देगा? प्रैक्टिकल बात देखी जाए तो आपको 1,50,000 रुपये मिल जाएं वो बड़ी बात होगी, और वो भी रिश्ता टूटे बिना। और इस तरीके के इन्वेस्टमेंट में आपका कंट्रोल शून्य होगा। मतलब आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कब निकालना है, कब लगाना है। इसीलिए आपको अपना पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना है। जब आपको लगे कि किसी शेयर को खरीदना है तो खुद खरीदिए, जब लगे बेचना है तो खुद बेचिए। और ये सब काम आप अपने खुद के डीमैट अकाउंट से करिए। बहुत आसान है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से चला सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि डीमैट अकाउंट ओपन करना मुश्किल काम है, तो बिल्कुल नहीं, ये काम घर बैठे बैठे बैंक अकाउंट खोलने जितना आसान है। आप अपना खुद का डीमैट अकाउंट बहुत ही आसानी से ओपन कर सकते हैं, तो उसे ओपन ज़रूर करिए। और अगर आपको लगता है कि अभी इन्वेस्ट शुरू नहीं करना है, तब भी अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके रख लीजिए, क्योंकि जिस दिन आपको इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना हुआ उस दिन शायद आप तत्काल ये काम ना कर पाएँ। मतलब अगर आपके पास में अपना डीमैट अकाउंट होगा तो जब भी आप ज़िंदगी में इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हैं आप तत्काल से कर सकते हैं। रही बात डीमैट अकाउंट ओपन करने की, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पिन किए हुए कमेंट में मिल जाएगी। वहाँ से आप देख सकते हैं, अपने अकाउंट को फ्री में ओपन कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से समराइज करते हुए इन टिप्स को समझा देता हूँ, जिसमें पहली टिप है वहीं इन्वेस्ट करना जहाँ आपको समझ आता हो। दूसरी टिप है रिस्क उतना ही लेना जितना खोने की हिम्मत रखते हो। तीसरी टिप है अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग रखना। चौथी टिप है ज़्यादा वैल्यू देने वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। पांचवी टिप है डर या लालच में कुछ भी खरीदना या बेचना बिल्कुल भी नहीं। छठी टिप है प्लान बनाकर उस पर टिके रहना। और सातवीं टिप है अपने हाथों में कंट्रोल रखना। और जैसा कि मैंने बताया, अपने हाथों में कंट्रोल रखने के लिए आपको अपने खुद के डीमैट अकाउंट से ही सब कुछ खरीदना है या बेचना है। तो डीमैट अकाउंट ओपन करने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन किए हुए कमेंट में मिल जाएगी, वहां से चेक करिए। इन्वेस्टमेंट के लिए खुद का डीमैट अकाउंट जरूर ओपन करिए। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक अपना प्यार और वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।